वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम्स हमने थोड़ा सा ड्रॉ कर लिए हैं ताकि थोड़ा सा वक्त बच जाए आपका। और जो इंटरनल आइटम्स लिखेंगे वो इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो आपको ट्रांजेक्शन देख देख के ही समझ में आएंगे ना। अदरवाइज़ हम पहले से वो सभी लिख लेंगे तो फिर आप शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि कैसे उसको सॉल्व करें। ठीक है, चलो एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है अपने वही सक्सेना सर की बुक का, बढ़ जाते हैं सर की बुक का। 7th क्वेश्चन है प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। इसमें बैलेंस शीट भी बनाने का है। ठीक है, बैलेंस शीट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो फाइनली लास्ट में जो इक्वेशन न्यू इक्वेशन आते हैं उसमें बैलेंस शीट आपको बताया किस तरह से। तो एसेट्स में वो एसेट्स का आइटम भर दो, लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटीज़ के भर दो, टोटल बहुत इक्वल होने ही है, बस एक खत्म। तो प्रूफ करना, सिद्ध करो कि निम्न समस्त दशाओं में लेखांकन समीकरण संतुष्ट हो रहा है एवं आर्थिक चिट्ठा भी बनाइए। ठीक है, बना देंगे। अब आप देखें, रोकड़ द्वारा व्यापार प्रारंभ किया तो एक कॉलम तो बन जाएगा आपका किसका, कैश का। किसका बनेगा, कैश का। और ये कैपिटल, ये तो अपनी जगह है ही, है ना, कैपिटल तो बनेगा। दूसरा कैपिटल का बनेगा। फिर कार्यालय उपयोग के लिए नगद टाइपराइटर नगद खरीदा, तो टाइपराइटर खरीदा तो इससे क्या हो जाएगी, एक तो कैश पे असर पड़ेगा, कैश जाएगी और टाइपराइटर आएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा आपका टाइपराइटर। तो टाइपराइटर को हम शॉर्ट में टाइपराइटर TW लिख दे रहे हैं। हाँ, आपके कॉपी पे हॉरिजॉन्टल में पूरी जगह होगी तो आप पूरा लिखें टाइपराइटर। और कैश तो है ही अपने पास में, कैश बन ही चुका है। फिर उसके बाद है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, नगद माल खरीदा। तो नगद माल खरीदा तो कैश जाएगी, तो कैश का कॉलम है, स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो नेक्स्ट वन वी विल हैव स्टॉक। हमारे पास में नेक्स्ट जो रहेगा वो कंटेंट आइटम क्या रहेगा, स्टॉक। ठीक है, फिर बाकी कैपिटल पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट है, स्टॉक आपका माल उधार खरीदा, माल उधार खरीदने पे एक स्टॉक पे असर पड़ेगा। दूसरा क्रेडिटर्स, लेनदार, तो ये क्रेडिटर्स लेनदारों पे असर पड़ेगा, है ना। चलिए, फिर उसके बाद में गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, माल उधार बेचा। माल उधार बेचने पे पैसे तो आए नहीं लेकिन देनदार बढ़ गए आपके, तो प्लस डेटर्स यानी देनदार ये बढ़ेंगे। हाँ, चलिए, फिर उसके बाद में देनदार बढ़ेंगे और स्टॉक पे असर पड़ेगा, तो स्टॉक तो है ही हमारे पास में। किराए का भुगतान किया, रेंट पेड, इससे असर पड़ेगा, कैश कम होगी। और रेंट जो है चूंकि आपका एक्सपेंसेस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल हम बना ही चुके हैं। ठीक है, चलिए, फिर नेक्स्ट सैलरीज पेड, कैश कम होगी, सैलरी एक्सपेंसेस है, कैपिटल में से माइनस। कमीशन प्राप्त हुआ, कैश में प्लस हो जाएगा और वहाँ पे कैपिटल में क्योंकि इनकम है तो कैपिटल में प्लस होगी। विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, पैसे निकाले तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री होती है। और गुड्स विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस लिखते हैं। हाँ, या स्टॉक, यहाँ पर तो स्टॉक, यहाँ परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सबकी मीनिंग स्टॉक से है। तो विड्रू फॉर पर्सनल यूज, व्यक्तिगत उपयोग के लिए, तो कैश कम होगी और कैपिटल में से माइनस होंगे, बस इतने ही। ये अब आपके ट्रांजेक्शन ओवर होते हैं, इतने ही कॉलम बनेंगे। तो कॉलम्स मतलब वहाँ पे अंदर क्या क्या आइटम लिखने हैं वो आपको ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। वैसे आप 7th क्वेश्चन पे चल रहे, बात तो आपको समझ में आ ही रही है। ठीक है, चलिए, पहला आपका ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड, व्यवसाय प्रारंभ के, हमने शॉर्ट में लिखा है, कमेंट्स भी लिख सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, फ़र्क ये पड़ेगा कितने से स्टार्ट किया, 1,20,000 रुपये से, है ना। 1,20,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपये से आपकी कैश बढ़ जाएगी। तो ये 1,20,000 रुपये कैश, टाइपराइटर, स्टॉक, देनदार सब जीरो, लेनदार जीरो, कैपिटल
1,20,000, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 1,20,000, ठीक। आप चाहे तो ऐसे कॉमर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर दो ट्रांजैक्शन, दूसरा टाइपराइटर परचेज, तो दूसरा है क्या है, टाइपराइटर परचेज, तो TW, ये परचेज की जगह बाय का बॉट भी लिख सकते हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ, नगद ही खरीदा है, ठीक है, 8,000 रुपये का, तो कैश कम हो गई, तो माइनस कर देंगे हम कितना, 8,000, प्लस टाइपराइटर आ गया, कितने का है, 8,000 का ही है, ठीक है। तो ये 8,000 यहाँ बढ़ गए, बाकी देनदार, लेनदार, पूंजी और इस पे कोई असर पड़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर जैसे ही दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होंगे, आपको बनाना क्या है, न्यू इक्वेशन, यानी कि नया समीकरण। क्या बनाएंगे आप, नया समीकरण। चलिए, तो ये हमने लिख दिया, न्यू है भैया, हाँ म्यू नहीं, न्यू इक्वेशन। तो 1/20 - 8, 1,12,000 बचे, यहाँ 8,000 ही हैं, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो, और ये 1,20,000। आ रहा समझ में, 1,12 + 8, 1,20, दोनों तरफ का टोटल इक्वल हो गया। फिर है गुड्स परचेस्ड फॉर कैश है तीसरा, थर्ड क्या है, गुड्स परचेज, आप पूरा लिखेंगे फॉर कैश, हाँ। तो गुड्स परचेज किया, कितने का परचेज किया है, 50,000, 50,000 का, ठीक है। 50,000 रुपये ये कैश में से माइनस हो जाएगी, टाइपराइटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, स्टॉक 50,000 रुपये से बढ़ जाएगा, देनदार पे कोई असर नहीं, और यहाँ पर भी आपके कैपिटल पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। आ रहा समझ में, ठीक है। चलिए, तो अब इसको टोटल करें, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कैलकुलेटर डिसअलाउ है, वक्त बचाने के लिए हम आपका कैलकुलेटर को उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये बात भी आप समझ रहे हैं इतने दिनों से। चलिए, तो ये आपने जैसे हुआ, फिर एक एक ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं और न्यू इक्वेशन बनाते चले जा रहे हैं। चल, तो अब आप देखो, 1,12 माइनस, तो ये तो 62 आएंगे शायद, देखो 1,12 माइनस 50,000, 1,12,000 माइनस 50,000, तो ये 62 आ गया, है ना। तो न्यू इक्वेशन क्या आ गया, 62,000, ये 8, 70, और ये 50, 1,20, और ये देनदार 0, ये 0, और ये 1,20,000, ठीक है। फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन देखो, फोर्थ है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट परचेज ऐसा लिख लो आप चाहे तो, क्रेडिट परचेज, उधार खरीदा, आप गुड्स ही खरीदा है, तो गुड्स कितने का उधार खरीदा है, 40,000 का, तो 40,000 का गुड्स खरीदा, तो क्या हुआ, आपके उधार खरीदने पर स्टॉक बढ़ा, है ना, तो ये 0, फिर टाइपराइटर 0, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लिखें ताकि उसी के सामने वो 0, फिर स्टॉक, ठीक है, ये स्टॉक इतना 40,000 ये आ गया, उधार खरीदा है तो लेनदार बढ़ गए आपके 40,000 से, और 1,20,000 ये अपनी जगह। आ रहा समझ में, ठीक है। एक मिनट, हाँ, 1,20, अभी तो जोड़ नहीं रहा, ये टोटल करेंगे अभी अपन, बाकी जगह तो ठीक है ना। चल, फिर उसके बाद इसको प्लस करें अपन, तो न्यू इक्वेशन बन जाएगा, ये हो गया आपके
आई होप कि आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे इतना इधर तक तो दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया आपका न्यू इक्वेशन। कितना? ये आ गया 62,000 प्लस 8,000 प्लस, पहले स्टॉक 50,000 ही था ना, तो ये 90,000 बराबर ये हो गए 40,000 और ये हो गए 120। तो ये होना चाहिए कितना? 160। तो आप देख सकते हो ये हो गया 70, 9 और 7, ठीक है। 62 प्लस 8 70, 7 और 9 7 16, 160 बोथ साइड का टोटल इक्वल। फिर फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखो, फिफ्थ है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट सोल्ड, ठीक है। कितने रुपए का गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट में? 60,000 रुपये की लागत का माल 80,000 रुपये में बेचा, ठीक है। तो बेचने से क्या हुआ? आपके पास में उधार बेचा है, ठीक है। तो उधार बेचने से क्या हुए आपके? अब पैसे तो आए नहीं, तो देनदार बढ़ गए। तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, टाइपराइटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद में जो आपका स्टॉक था, गुड्स था, उसकी लागत कितनी थी? 60,000 रुपये, ठीक है। तो ये 60,000 से आपका ये जो स्टॉक है वो माइनस हो गया। फिर उधार बेचा तो क्या हुए? देनदार बढ़ गए आपके। देनदार कितने में बेचा आपने? 80,000 रुपये में। तो ये -60 और +80 ये लिख दिया, ठीक है। क्रेडिटर्स पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन कैपिटल पे असर पड़ेगा ना। 60 का गुड्स आपने 80 में बेच डाला तो 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर ये आपका न्यू इक्वेशन बन जाएगा। अब ये न्यू इक्वेशन को हम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि फिर आपको नीचे दिखेगा नहीं, ये ऊपर लिख रहे हैं हम। और फिर उसके बाद में आगे के, क्योंकि करीब 8-9 ट्रांजेक्शन हैं, तो ये रब करने के बाद ये, ठीक है। और ये सब मिटा रहे हैं ये, और फिर 4-5 ट्रांजेक्शन और लिखने होंगे। अदरवाइज आप कहेंगे कि हर बार बाकी के बचे हुए ट्रांजेक्शन को सिर्फ हम ओरली बोल देते हैं, लेकिन नहीं, इस बार हम इसको आपको पूरा ही बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन थोड़े ज़्यादा है। चलिए, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन ये वाला लिखेंगे। तो ये कितना आ गया? 62,000, 62,000 रुपये, पहला वाला तो, ठीक है। चलिए, ये जोड़ा तो ये कितना आ गया? 62,000। टाइपराइटर पे तो कोई असर पड़ा नहीं था, तो ये तो अपनी जगह 8,000 ही है, ठीक है। स्टॉक 90 में से 60 चले गए तो 30,000 बचा, ठीक है। चलिए, तो ये 30,000 थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए 30,000 ही बचेगा। और 80,000 के देनदार हो गए, तो ये 80,000 के देनदार हो गए। लेनदार कितने के हैं? 40,000 के। कैपिटल 120 में से 20,000 और जुड़ गए, तो ये हो गया 1,40,000। आ रहा समझ में? ठीक है, ये इनको प्लस माइनस किया हमने, हाँ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं आपको। चलो, फिर नेक्स्ट है, यहाँ तक पहुँच गया, रेंट पेड, छठवा 6th नंबर पे रेंट पेड, किराए का भुगतान किया। तो किराए का भुगतान किया तो कैश गई कितनी? 1,500 रुपये, ठीक है। तो कैश में से 1,500 माइनस कर दें हम। टाइपराइटर पे कोई असर नहीं, स्टॉक पे कोई असर नहीं, डेटर्स पे कोई असर नहीं, क्रेडिटर्स भी आप प्रभावित रहेंगे,
लेकिन ये आपकी कैपिटल जो है वो माइनस हो जाएगी 1500 रुपये से। क्यों? क्योंकि ये आपके 1500 रुपये खर्चे हुए हैं, तो ये तो माइनस होनी ही है। ठीक है, जो भी इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, लॉसेस जो होते हैं, आय, व्यय, लाभ, हानि, ये सब कैपिटल यानी पूंजी को प्रभावित करती है। लाभ और आय होंगे तो जोड़ेंगे, हानि और व्यय होंगे तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रेंट पेड यहाँ तक आ गए। फिर ये आ गया हमारा न्यू इक्वेशन। तो 62,000 में से 1500 रुपये माइनस कर देंगे हम, तो ये 60,500 60500 ये आ जाएगा 8,000 रुपये प्लस ये हो गया 30,000 अपनी जगह, ये 80,000 अपनी जगह, ये 40 अपनी जगह, और एक 40 माइनस 1500 कर दें तो 1,38,500। ठीक है, प्लस 40,000, 1,78,500, और इधर जोड़ के देख लो 60,500, 8,000, 30,000 और 80,000, 1,78,500, 178,500 बोथ साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो दूर है हम फाइनल इक्वेशन से। चलिए ठीक है, बोथ साइड का टोटल इक्विवेलेंट आना चाहिए। आप खुद देख पा रहे हैं एक प्रकार की ये नक्काशी है, और प्रैक्टिस चाहिए इसमें, और कहीं मिस्टेक हुई तो सुधार लिया। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट आइटम है हमारा वेतन का भुगतान किया, सैलरी को पेड किया। ठीक है, कितने? 2,000 रुपये, तो बिल्कुल वही है। ये कैश कम हो गई 2,000 रुपये, बाकी पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे ये 2,000 रुपये आपके, चाहे तो ऐसा माइनस भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी माइनस लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा करके ये प्लस और यहाँ माइनस लिख दिया 2,000। ठीक, चलिए, तो ये 2,000 अपन ने यहाँ पे सैलरी पेड कर दी। तो फिर ये प्लस माइनस कर रहे हैं। चलिए आप देखें, तो ये हो गया न्यू इक्वेशन। 60,500, इसमें से 2,000 माइनस किया तो 58,500 प्लस ये हो गया 8,000, ये हो गया 30 अपनी जगह, 80 अपनी जगह, 40 अपनी जगह, और ये हो गया 1,36,500। ठीक है, तो 1,36,500, 136,500 प्लस 40,000, 176,500, 1,76,500, 58,500, 8,000, 30,000 और 80,000, 1,76,500। ठीक है, आ रहा समझ में? फिर उसके बाद में है कमीशन रिसीव किया आपने। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव। तो कमीशन मिल गया, पैसे आए ना। चलिए, तो 800 रुपये आए, तो कैश आपकी 800, इस पर कोई फ़र्क नहीं, इस पर कोई फ़र्क नहीं, इस पर कोई फ़र्क नहीं, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं, और इस पर 800 जुड़ जाएंगे या प्लस कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। तो ये हो गया हमारा न्यू इक्वेशन। अब क्या करें? 58,500 प्लस 800 तो 59,300। ठीक है, प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 प्लस बराबर 40,000 और प्लस 1,36,500 प्लस 800
137,300 यहाँ लिखते रहे, हाँ 137,300, इसमें 40,000 जोड़ दो, 1,77,300। अब ये 59 है, हाँ 59,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000, 1,77,300 आ रहा समझ में? ठीक है। फिर एक ट्रांजैक्शन और बचता है जो शायद आपको फिर बोर्ड पे ना दिखेगा, तो ये बता देते हैं आपको। हाँ, विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ व्यक्तिगत उपयोग के लिए कैश निकाली। तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपको, ये ट्रांजैक्शन यहाँ थोड़ा सा यदि दिख जाए आपको, तो ये आप क्या लिख देंगे, विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। कितने रुपए निकाल लिए हैं, 5,000। तो ये कैश कम हो गई, तो ये 5,000 कैश में कम कर लो, बाकी पे कोई फर्क पड़ा नहीं, ना लेनदार पे। और यहाँ से 5,000 1,37,500 में से 5,000 आप माइनस कर लेना, क्योंकि इससे कैपिटल कम हो गई। आ रहा समझ में? तो जो आपका आएगा न्यू इक्वेशन, बस न्यू इक्वेशन आने के बाद एक छोटी सी आप बैलेंस शीट बनाओगे, वही जो आप फॉर्मेट पता है आपको। जितनी एसेट साइड के आइटम, एसेट्स में क्या क्या लिख देंगे, कैश, अच्छा उसको लिक्विडिटी फॉर्म में लिखेंगे, हाँ तरलता के क्रम में जो सीक्वेंस बताया था। तो पहले आएगा कैश, फिर डेटर्स, फिर स्टॉक, फिर टाइपराइटर, इस तरह से। लायबिलिटी में कैसे लिखेंगे, क्रेडिटर्स और कैपिटल। क्लियर है? इस तरह से जो है कैश, डेटर्स, स्टॉक और टाइपराइटर, इस सीक्वेंस में आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो तरलता के क्रम में बनती है और एक स्थायित्व के क्रम में। बैलेंस शीट इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन द ऑर्डर ऑफ फिक्सिटी, लेकिन लिक्विडिटी फॉर्म इन्हें तरलता के क्रम में ज़्यादा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से जो है ये 7th क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और बस एक तरह की ये नक्काशी है जो आपको करना है। ठीक है, चलिए, बाकी नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।